करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, सत्ता का लालच षड्रिपु को जन्म देता है, ऐसे हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है और ये बार बार लगातार हमने हमारे इस मानवीय इतिहास में देखा है। मैंने तो आपको पिछले एपिसोड में वो इंग्लैंड के 2 परगने जो थे, सूबे थे, उनका उदाहरण भी दिया था। छत्रपति शिवराय ने जिस हिंदवी स्वराज्य और मरहट्टों की, हिंदुओं की एकता के लिए अपना सारा जीवन खपाया, 50 साल की उनकी कड़ी मेहनत, उसको नींव बना के एक प्रचंड साम्राज्य खड़ा करते तो उनके वंशजों का अधिक मान सम्मान होता, उनको ज़्यादा आदर मिलता। यहाँ देखो, यहाँ तो महाराष्ट्र में 100-150 किलोमीटर मात्र परिघ का जो क्षेत्र था, उसके अधिकार के लिए और उसकी सत्ता पाने के लिए ये स्वार्थी आपस में लड़ रहे थे। कितनी शर्मनाक बात है। हाँ, आज भी शर्म आती है। और इससे ज़्यादा मित्रों शर्मसार करने वाली बात यह है कि उस जमीन के टुकड़े के लिए भी इस्लामी दरिंदों को ये दोनों अर्जी लगा रहे थे। अब जिसके बाप को बुरहानपुर के रास्ते में हमारे लोगों ने दौड़ा दौड़ा के काटा था, हाँ मित्रों, सही बोल रहा हूँ, औरंग्या को काटा था, ना कि बुढ़ापे से वली औरंग्या मरा था। मेरे जैसे लाखों भारतीयों की गर्दन झुकाने का काम इन दोनों ने किया, और वो भी मात्र 30-35 साल के बाद। शाहू हो, ताराबाई हो, हक के लिए दोनों ने शाह आलम के पास अर्जी लगाई थी, अपने हक के लिए, स्वयं स्वार्थ के लिए। महाराष्ट्र जनता का उससे कोई लेना देना नहीं था। जाहिर है शाह आलम ने तो स्वयं पल्ला झाड़ दिया, लेकिन अपना जो वजीर था मुन्नीम खान, वो और जुल्फिकार, इन दोनों के दोनों से संदेशा उसने भिजवाया कि अगर भाई आप अपना अधिकार हक चाहते हो तो आपस में चाहे चर्चा करो, चाहे संधि करो। अगर कोई ने दोनों नहीं हो सका तो युद्ध करो। जो विजयी होगा उसे मुगल सल्तनत सरदेशमुखी और रियासत बहाल करेगी। मित्रों, मुझे तो ये शब्द बोलते हुए भी शर्म आती है। औरंग्या तो शारीरिक रूप से इन्होंने मारा, ये तो बात सच है, लेकिन उस दरिंदे ने हमको नैतिक दृष्टिया मात्र 20-25 साल के बाद धूल चटाई। शाह आलम का ये अंतिम फरमान सुनने के बाद में शाहू ने पन्हाड़ा किले पे बैठी ताराबाई पे हमला करने का निश्चय किया।
निश्चय किया नहीं, उसे ये निर्णय लेना पड़ा। तो उसने फिर तुरंत सैन्य जुटाने में अपने अधिकारियों से कहा, अपने अनेक बड़े जो महाराष्ट्र भर फैले हुए मातब्बर मराठी सरदार थे उनको पत्र भेजना शुरू किया और मदद की गुहार लगाई। अब पहली बार मराठाओं ने अंग्रेजों से सैनिकी मदद की गुहार यहां लगाई है। शाहू ने मुंबई प्रेसिडेंसी का एक प्रेसिडेंट था निकोलस वेट को शाहू ने अधिकृत पत्र भेजा, जिसे वेट ने सीधी बातें नामंजूर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद शाहू फौज लेके पन्हाड़ा किले पे निकल पड़ा, जहां ताराबाई बैठी हुई थी। अब नियति का खेल देखो मित्रों, जिस पन्हाड़ा में शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर के घेरे में फंसे थे, उस पन्हाड़ा से विशालगढ़ निकलने की मदद करने वाले, बारिश का मौसम था, रात के अंधेरे में महाराज पन्हाड़ा से विशालगढ़ निकलने वाले थे और उसकी मदद करने वाले पावन खिंड में आदिल शाही मोमिनों के सामने, कई पुस्तकों में ये संख्या 10,000 है, कई 15,000 है, संख्या छोड़ो, लेकिन हजारों में थे ये निश्चित। तो पावन खिंड में उस हजारों आदिल शाही मोमिनों के सामने अपने मात्र 300 साथी मरहट्टों को लेके मुकाबला करने वाले हमारे वीर बाजी प्रभु देशपांडे जैसे पुरुषों ने अपना पुरुषार्थ दिखाया और बलिदान किया हिंदवी स्वराज्य के लिए। मात्र 300 साथीदारों के साथ 18 घंटे इन्होंने पावन खिंड में लड़ाई की है, मात्र 300। अब पावन खिंड का ये खिंड मराठी शब्द है, खिंड का अर्थ है 2 टीले होते हैं और 2 टीलों के बीच में जो तंग रास्ता जो निकलता है, बहुत तंग होता है वो। तो जैसे अरवली पर्वत में भी था, है ना, महाराणा प्रताप को ने भी उसका वो इस खिंड जैसे तंग रास्ते का फायदा उठाया है राजपूतों ने, वो बताऊंगा बाद में। ये हिंदवी स्वराज्य के संरक्षक, ये बाजी प्रभु का एक अजरामर वाक्य है, वो मैं आपको कोट कर रहा हूं। बाजी प्रभु जब शिवाजी महाराज निकल रहे थे तो उनका मन नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि यार बाजी प्रभु, आपको छोड़ के मुझे नहीं अकेले जाना है, मुझे अकेले जिंदा नहीं रहना है। अगर रहेंगे तो दोनों साथ रहेंगे, अगर मरेंगे तो दोनों साथ हो रहेंगे। तब बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज से कहा था, महाराज आप मेरी चिंता ना करें, एक नहीं हजारों बाजी प्रभु देशपांडे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदवी स्वराज्य का आप जैसा ये संरक्षक हमें जिंदा रखना है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप जब तक विशालगढ़ नहीं पहुंचते ये बाजी यहां आपको खड़ा मिलेगा, मरने के बाद भी खड़ा मिलेगा। ये होती है कमिटमेंट, ये होता है संकल्प। स्वार्थहीन राष्ट्र धर्म का पालन ये होता है, और वो राष्ट्र धर्म पालन करने का जो दृढ़ निश्चय है ना, वो देखो बाजी प्रभु देशपांडे। ऐसे बहुत बहुत सारे हीरे। वो दूसरा शिवा काशिद था, वो तो बेचारा नाई था, वो तो पन्हाड़ा किले के ऊपर का नाई था, लेकिन आदिल शाही फौज को गुमराह करने के लिए खुद महाराज के कपड़े डाल के महाराज बना। यहाँ पे महाराज तो विशालगढ़ निकल गए तंगलियों से, वहाँ उधर आदिल शाही फौज ने शिवा काशिद को पकड़ लिया महाराज समझ के। बाद में फिर उनको तो पता ही चला कि ये महाराज तो है नहीं, तो इस्लामियों ने उसको काट डाला। और इस प्रकार की ये स्वामी भक्त, राष्ट्र भक्त महापुरुष, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से अपने साथ दिए थे वो महाराज, और ये उनका वंशज अपने ही सौतेली माँ के ऊपर हमला करने के लिए उसी पन्हाड़गढ़ पहुंचा। अब बताओ
क्या कहूँ मैं इस नियति का, इस में बहुत दुख होता है ये इतिहास सुन के। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है मित्रों कि हमें ये इतिहास अब आपको सुनाना पड़ रहा है। अच्छा, ये आम जनता को ये मालूम था, आम जनता को ये मालूम था कि शाहू ताराबाई पे हमला करने वाला है? शायद हाँ, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र होने का नैसर्गिक फायदा शाहू को मिला है। वास्तव में 1700 से 1707 तक ये 7-8 साल ताराबाई खून का पानी करके औरंगजेब के पीछे पड़ी थी। लगातार जगह जगह मुगल सैनिक को ताराबाई और हमारे मराठी सरदार धूल चटा रहे थे। ताराबाई के इस अखंड अविरत अविश्रांत प्रयासों से ही औरंगजेब उसके हत्थे चढ़ा, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हकदार अगर आप कहोगे तो हकदार तो नैतिक दृष्टिया तो माता तारामती थी, लेकिन आम जनता तो अपने देव स्वरूप राजा के अधिकृत वंश को राजगद्दी पे देखना चाहती थी। कितनी विचित्र विचित्र घटनाएं देखो। आम जनता चाहती थी अधिकृत वंश, ग्राउंड पे काम कर रही थी रानी ताराबाई, तो सारे जितने भी ज़्यादातर सरदार थे वो तब रानी ताराबाई के साथ लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी जीती। आम जनता जो थी वो शाहू के पक्ष में दिखाई देती थी। रामचंद्र पंत पन्हाड़ा में थे। पन्हाड़ा में उन्होंने रानी से रात को विस्तृत चर्चा की। शायद उनको परिस्थिति की जो वह अंदाज़ा था, वो सब जो भी उभरती हुई परिस्थिति है वो रानी को उन्होंने बताई और उन्हें रांगड़ा किले से जाने की सलाह दी। जैसे शाहू को यहाँ पता चला कि भाई रानी पन्हाड़ा गढ़ से निकल के रांगड़ा के किले में गई हैं, तो शाहू ने अपना मोर्चा रांगड़ा किले की तरफ मोड़ दिया। जैसे ये रांगड़ा किले की तरफ शाहू महाराज का आना हुआ, ताराबाई ने अपने बेटों के साथ नीचे कोंकण में मालवड़ में जाने का निश्चय किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं आमने सामने वाला युद्ध तो शाहू से नहीं लड़ सकती। वहाँ किले पर उसके वफादार अब भी थे और वो डटे हुए थे। रांगड़ा में उन्होंने जरूर संघर्ष शाहू की फौज से किया। बारिश का मौसम था, पूरे बारिश के मौसम में ये लोग किले पे डटे रहे, लेकिन शरणागति इन्होंने नहीं स्वीकार की। ये है वफादारी मित्रों, ये है स्वामी निष्ठा। ये तो हमारे खून में है। पता नहीं ये गत 1500 साल में ये गंदा करने का काम किसने। चलो मैं अभी गाली नहीं देता, आगे बढ़ते हैं। उनको पता था मित्रों, किले के ऊपर जितने भी डटे हुए थे, बहुत संख्या में तो बहुत कम थे, लेकिन उनको पता था कि हम जीतने वाले तो है नहीं। लेकिन मन में भाव क्या था? भाई जिसका नमक खाया है उससे वफादारी जिंदगी के आखिरी क्षण तक तो निभानी पड़ेगी। 1, 2, 4 जो लेखक है, तात्कालीन लेखक है, उन्होंने कहा है कि ये युद्ध जब चल रहा था रांगड़ा किले पे, तो बालाजी विश्वनाथ और रामचंद्र पंत एक साथ मिले थे। उन्होंने चर्चा की, क्योंकि उसके बाद रामचंद्र पंत सीधा धनाजीराव जाधव के पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने धनाजीराव जाधव को रिक्वेस्ट की, उनसे गुहार लगाई धनाजीराव जाधव से कि आप मध्यस्थता करें और शाहू को युद्ध समाप्त करके कोल्हापुर लौटने की विनती करें। धनाजीराव इसके लिए मान गए और उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए उन्होंने हाँ कह दी। अब जैसे उन्होंने अपना दूत शाहू के पास भेजा है, उसके मात्र 48 घंटे में शाहू अपनी फौज लेके
कोल्हापुर लौटा था। तो ये था धनाजीराव जाधव का हिमालय से ऊंचा व्यक्तिमत्व। यहाँ बारिश का मौसम समाप्त हुआ तो ताराबाई रांगड़ा लौटी, रांगड़ा से फिर पन्हाड़ा गई। अब यहाँ इंटरेस्टिंग देखो, वो जैसे रांगड़ा से पन्हाड़ा गई बारिश के मौसम के बाद, तो शाहू का किलेदार था, सीधी बात है, क्योंकि पन्हाड़ा तो शाहू के कब्जे में चला गया था। लेकिन शाहू के किलेदार ने जैसे माता राणा ताराबाई को देखा कि वो गढ़ किले पे आ रही हैं, उसने पूरा का पूरा पन्हाड़ा बिना कुछ कहे रानी तारामती के हाथ में सौंप दिया और रानी पुनः पन्हाड़ा रहने लगी अपने 2 बच्चों के साथ। खैर, एक बच्चा तो उसका था, एक उसकी सौतन का था। वह रामचंद्र पंत ने फिर रानी को नई उभरती हुई जो परिस्थिति है, राजनीति है, राजकारण है, उससे अवगत करवाया और उसके बाद, उनके चर्चा के बाद शायद रानी ने शाहू का ये जो वर्चस्व है, उसका जो अधिकार है, उसको तत्वतः शाहू के अधिकार को मान्यता दी। थोड़ा सा मेरा प्रश्न है, अब माते ये सब होना ही था, हाँ, तो पूरे ये बहुमूल्य 3 साल औरंगा के मरने के बाद इतने लाखों रुपए और ये अनेक हमारे अनमोल रत्न जो दोनों साइड से आपने गंवाए हैं, वो गंवाने क्यों पड़ते माते? अगर 3 साल पहले ही अगर आप चर्चा कर लेते, हाँ, जनता की नस को 1707 में ही आप पकड़ लेती तो मान सम्मान के साथ अपना उर्वरित जीवन आप गुजारती। हजारों वर्ष की हमारी परंपरा है, भारतीय समाज हमेशा त्याग को ही सर्वोच्च रखता है, आज भी रखता है। वैसे सामान्य की इच्छा समझ में आने के बाद ये रानी ने निर्णय लिया, ये निश्चित है। और एक कारण ये था जुल्फिकार खान की मौत। वैसे मुन्निम थोड़े साल पहले ही मर गया था, अब जुल्फिकार गया, तो अब रानी को शाह आलम के दरबार में अपना पक्ष रखने वाला कोई उसके पास बचा ही नहीं था, क्योंकि ये 2 मुख्य लोग थे जिनको परिस्थिति का और अतीत का पूरा अंदाजा था। एक था मुनमईन खान जो वजीर था और दूसरा था जुल्फिकार खान जो असल में आजम खान के साथ था, जो आजम खान को शाह आलम ने काटा था। अब उनको परिस्थिति का तो पूरा अंदाजा था कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो सभी को जानते भी थे। लेकिन आज दोनों मर गए थे बुढ़ापे से, तो रानी का पक्ष शाह आलम के सामने दिल्ली दरबार में रखने के लिए उसके पास कोई बचा नहीं था। और दूसरा था जिस गत 7-8 साल से जिस रामचंद्र पंत के मार्गदर्शन पे वो चल रही थी, जिसकी सलाह पे फिर उसने युद्ध किया, महाराष्ट्र भ्रमण किया, कूटनीति की, राजनीति की, जो भी किया, आज वही पंत रांगड़ा किले के बाद में, उस घटना के बाद में संधि की बात करने लगे। तो ये पूरे समय में उसके पास शाहू के आधिपत्य मानने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं बचा था। उसके इस मान्यता से एकमात्र आवश्यक हुआ कि दोनों के बीच में जो अति विद्वेष था ना, वो शायद थोड़ा सा कम हो गया, ये कह सकते हैं। इसके पीछे इतिहासकारों ने लिखा है कि इसके पीछे बालाजी विश्वनाथ ही थे। उन्होंने ही रामचंद्र पंत को आगे करके अंतर्गत कलह को मिटाया है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह थी कि बुरहानपुर सूबे का सारा टैक्स मराठी सरदार जो थे वो सल्तनत के लिए इकट्ठा करते थे। ऐसी संधि उनमें शाह आलम में और उनमें हो गई थी। तो यहाँ पे असली सुई वहाँ आर्थिक कारणों में अटकी हुई थी। बालाजी विश्वनाथ ने तो उसका भी तोड़ निकाला।
बालाजी विश्वनाथ ने तोड़ निकाला कि भाई पन्हाड़ा, कोंकण और कोल्हापुर के आसपास का जो टैक्स है उसका अधिकार ताराबाई के हवाले उसने कर दिया और शाहू को अपनी राजधानी कोल्हापुर से सातारा शिफ्ट करवाई। तो वो तो आर्थिक प्रश्न का भी बालाजी विश्वनाथ ने समाधान कर दिया। इस प्रकार से इन दोनों सरदारों के एक क्षेत्र के आधिपत्य और टैक्स के झगड़े को अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति से बिना झगड़ा किए बालाजी विश्वनाथ ने सुलझा दिया था। बालाजी की एक विशेषता और थी, वो अत्यंत निडर, पराक्रमी और युद्ध भूमि में प्रथम पंक्ति में खड़ा होने वाला योद्धा भी था। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो मैंने अभी 200-250 एपिसोड में सभी जगह आपने देखा होगा कि मैं चाटुकार राज दरबारी कहता हूँ, राज दरबारी ना, ये सिर्फ राज दरबारी नहीं था ये सेनापति भी था और सेनाकर्ता भी था। हाँ, आश्चर्य नहीं है कि शाहू ने हमेशा बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रमुख मंत्री बना के रखा है। अब थोड़ा सा मित्रों बालाजी विश्वनाथ के वैयक्तिक जो जीवनी थी उसके बारे में थोड़ा सा जाते जाते, मुझे पता है कि आपको बालाजी विश्वनाथ से ज़्यादा इंटरेस्ट बाजीराव में है। करते हैं बात अगले एपिसोड में। वंदे मातरम।